Good morning, all of you. Today we are going to discuss class 10 subject SST Political Science, chapter number 2 Federalisms, part number 5. What makes India a federal country? इसी टॉपिक को हम यस्टरडे कल हमने पढ़ा था कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। ऐसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि भारत देश को कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं, जिसमें कुछ पॉइंट रिमेनिंग रह गए थे, कुछ पॉइंट छूट गए थे, जिसको आज हम पूरा करेंगे। ये आप कह सकते हैं कि ये फेडरलिज्म का पार्ट 4 का सेकंड पार्ट से हम कह सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पार्ट 5 डाल दिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो जो रिमेनिंग तो हम पढ़ रहे थे कि जो हमारा कंट्री है, हमारा देश है, भारत देश है, उसको हम कैसे फेडरलिज्म कह सकते हैं। जैसे वी हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो, जैसे हमने कल पढ़ा था कि पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स में बटी हुई होती है। हमारे 3 लिस्ट है, सब्जेक्ट लिस्ट है, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्कर लिस्ट। उसमें जुरिडिक्शन का भी उनका अपना अपना अधिकार है। और एक 4th लिस्ट होती रेजिडेंशियल लिस्ट, जिसमें जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तो उस समय जो सब्जेक्ट नहीं थे उसके बाद वाले सब्जेक्ट उसमें ऐड किया था, जैसे IT डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एक्सेट्रा। तो नाउ वी डिस्कस द रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द कि व्हाट मेक्स द इंडिया ए फेडरल कंट्री। तो हम जो बचे हुए जो पॉइंट्स थे उसका डिस्कशन कर रहे हैं। नंबर 1, इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन अनइक्वल पावर अमंग स्टेट्स। जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि जो फेडरल जो कंट्री है, फेडरेशन जो कंट्री है, फेडरेशन जो सिस्टम्स है, उसके जो फॉर्म्स है, उसके जो टाइप्स है, देयर आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ द फेडरेशन सिस्टम्स और फेडरल कंट्री। वन इज द कमिंग टुगेदर एंड सेकंड द होल्डिंग टुगेदर। एक तो था कमिंग टुगेदर और सेकंड था होल्डिंग टुगेदर। तो हमारा जो इंडिया जो कंट्री है, जो हमारा देश है, वे होल्डिंग टुगेदर के बीच में आता है। होल्डिंग टुगेदर जिसका फोर्स आता है। तो इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कि इंडिया में होल्डिंग टुगेदर है। जैसे मान लीजिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट्स पावर्स को डिवाइडेड किसमें करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स में पावर्स को डिवाइडेड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट्स है। इसलिए क्या गया कि अनइक्वल पावर्स अमंग स्टेट्स। इसलिए जो स्टेट्स है उन सभी स्टेट में जो पावर्स है वे इक्वल नहीं है, क्योंकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो कंट्री होते हैं या होल्डर टुगेदर फेडरेशन सिस्टम के अंदर एक इसकी फीचर्स है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज द मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स द यूनियन गवर्नमेंट्स। तो यूनियन जो गवर्नमेंट्स होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती है, वे अधिक पावरफुल होती है किससे, इंडिपेंडेंट स्टेट से। जो इंडिपेंडेंट स्टेट से उनसे अधिक पावर्स होती है। इसलिए होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है वे स्टेट्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अमंग द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसलिए तो अनइक्वल पावर्स अमंग स्टेट्स कि सभी स्टेट में सभी पावर इक्वल नहीं होती। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो सकता है कि सभी जो स्टेट्स हैं, ऑल स्टेट्स, वे आपके ज्योग्राफिकल कंडीशन से, इकोनॉमिक कंडीशन से, रिसोर्स की दृष्टि से, वे नेचुरल रिसोर्स की दृष्टि से इक्वल नहीं होते। उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन डिफरेंस होती है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन में डिफरेंस मिलता है, उसकी रिसोर्स है, टैक्सेशन है, उसकी पॉपुलेशन है, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं
जिसके कारण से वे इक्वल नहीं है। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे आप अगर बिहार की और महाराष्ट्र की कंपेयर करते हैं तो बिहार जो एक स्टेट्स है जो बहुत ही गरीब स्टेट्स है, जबकि महाराष्ट्र बिहार इतना गरीब नहीं है। महाराष्ट्र की अगर ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखते हैं तो एक कोस्टल तटों पर सिचुएटेड है महाराष्ट्र, और बिहार जो है एक इनलैंड ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडिया में है, जो इंडिया का एक इनलैंड पार्ट है, आंतरिक भाग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस आर द डिफरेंस, ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस है ये भी डिफरेंस है स्टेट्स के अंदर, जिस प्रकार से सभी जो स्टेट्स हैं वे किसी भी अगर उसको पैरेलल पर लेते हैं तो वे इक्वल नहीं मिलते हैं। तो इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन अनइक्वल पावर्स अमंग स्टेट्स, तो पावर्स है जो डिवाइडेड किए जाते हैं जो अनइक्वल है। कैसे? स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर बट नाउ स्टेटस ऑफ द यूनियन टेरिटरी, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। स्पेशल स्टेटस, जब सभी स्टेट्स की ज्योग्राफिकल कंडीशन समान नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, या उसका जो नेचुरल रिसोर्स है वे इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली प्रोवाइड किया गया है, द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वल। जैसे कुछ स्टेट को हम स्पेशल पावर दिया गया है, स्पेशल स्टेट्स, और कुछ स्टेट्स तो ऐसे जिनको हमने विशेष राज्य का दर्जा भी प्रदान किया है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान दिया गया था। उसके अंदर आर्टिकल 370 जो धारा 370 के तहत एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर एक स्पेशल राज्य था, उसका अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वहां के लोग ही उसमें निवास कर सकते थे, लिविंग कर सकते, अदर स्टेट के लोग वहां लैंड को नहीं खरीद सकते थे, ऐसा स्पेशल था। लेकिन बट नाउ स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी, लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल जो स्टेट का जो दर्जा मिला था वे आज नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 अगस्त 2019 5 अगस्त 2019 को जो J&K जम्मू एंड कश्मीर जो स्पेशल जो स्टेट का जो उसको एक दर्जा मिला हुआ था अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हमारे गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को उस स्पेशल स्टेट में आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट कर दिया और उसको यूनियन टेरिटरी में उसको डिवाइड कर दिया और उस स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर बांट दिया गया। एक है J&K जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी है लद्दाख। तो जम्मू और कश्मीर स्टेट को जो स्पेशल स्टेट्स का जो दर्जा मिला गया था उसको 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। ये अमेंडमेंट हमारे पार्लियामेंट के द्वारा किया गया यूनियन टेरिटरी। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर्स। अब सबसे पहले देखेंगे हम ये यूनियन टेरिटरी होती क्या है, तो उससे पहले देखते हैं देयर आर सम यूनिट्स। हमारे भारत देश के अंदर कुछ ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स है। यूनिट्स माने ऐसी इकाई है जो हमारे भारत देश का ही एक पार्ट्स है, एक अंग है। यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर, जिनके पास में जो पावर्स है, पावर्स हैज द वेरी लिटिल, पावर बहुत ही कम है।
किसके बजाय, देन द यूनियन, जो यूनियन मीन्स कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय जो कुछ हमारे यूनिट्स हैं, जो यूनियन टेरिटरी के नाम से जाने जाते हैं, उनके पास में जो पावर्स है बहुत ही लिटिल पावर्स है। कितनी पावर्स है, बहुत ही कम पावर्स है, कम पावर्स है। दीज आर एरियाज which are too small to become an independent states, वे इतने छोटे हैं, वे यूनिट जो है हमारे कंट्री की इतनी छोटी है कि जिनको हम स्वतंत्र स्टेट नहीं बना सकते। कह रहा है कि these are areas which are too small to become an independent state, हम उसको अगर इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहें तब भी उसको नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अनुसार हम देखते हैं तो उनको किसी भी स्टेट में उसको हम नहीं मिला सकते, तो वे इंडिपेंडेंस स्टेट को उसको नहीं बना सकते। बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद द एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, और ये भी नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग जो स्टेट है, जो हमारे उसके पास में जो स्टेट्स हैं उसमें भी उनको मर्ज नहीं कर सकते। तो हम ये बात करें यूनियन टेरिटरीज की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलते हैं उनको, केंद्र शासित प्रदेश। जो यूनियन टेरिटरीज है हमारे, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनको हम न तो स्वतंत्र कोई स्टेट का दर्जा दे सकते, कोई इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना सकते, और न ही किसी एग्जिस्टिंग स्टेट में उसको मर्ज कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसके पीछे उनकी क्या कोई भौगोलिक कंडीशंस होती है या उसका अपना एक एरियाज होता है, नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है, एक आइलैंड, एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार, अगर इसको जैसे हम तमिलनाडु इसके पास में पड़ता है, इसको तमिलनाडु के अंदर मिलाया जाए तो नहीं मिला सकते, क्योंकि उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस अगर देखते हैं, एक कोस्टल तट के ऊपर है, कोस्टल के ऊपर है जो समुद्र तट है तमिलनाडु, जबकि अंडमान निकोबार है वे एक आइलैंड, एक यूनियन टेरिटरी है। तो बहुत सी ऐसी कंडीशन है जिसको हम नहीं मर सकते, इसलिए न तो उनको हम मर्ज कर सकते, मर्ज में मिला सकते, और न ही हम उसको स्वतंत्र स्टेट का दर्जा दे सकते। वे हमारी यूनियन टेरिटरीज होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट के बजाय उनके पास में लिटिल पावर्स होती है। नेक्स्ट, these areas like the Chandigarh, Lakshadweep etc. are called the union territory। ये कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है, जैसे हमारा यूनियन टेरिटरी जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दिल्ली है हमारा, और जो नए यूनियन टेरिटरी जो बने हमारे, जैसे जम्मू और कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए यूनियन टेरिटरीज बने हैं। इसी प्रकार से दादर नगर हवेली और दमन दीव है, इनको मर्ज किया गया है, ये पांडिचेरी है चंडीगढ़ से। ये जो हमारे क्षेत्र है इनको हम एक्सेट्रा आधा कार्ड यूनियन टेरिटरी, इन्हीं को हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। लेकिन ये हमारे इंडिया के एक पार्ट्स हैं, ये इंडिया के पार्ट्स है। दीज आर द आल्सो द पार्ट्स ऑफ द इंडिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज। ये जो यूनियन जो टेरिटरीज है, ये यूनियन टेरिटरीज है जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इन यूनियन टेरिटरीज को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश की जो सरकार है, भारत सरकार है, एंड स्पेशल पावर, इनको स्पेशल पावर दी हुई है, क्योंकि स्पेशल पावर फॉर रनिंग द एरिया। ये जो यूनियन टेरिटरीज है, इसमें जो रूलिंग है, जो शासन जो किया जाता है, वे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के सानिध्य में रहकर इसको किया जाता है कि पोजीशंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट्स का उसके ऊपर राइट्स होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स को चलाने के लिए स्पेशल पावर देती होगी। जैसे वहां पर क्या कह सकते हैं हम, सब गवर्नर्स जो है
या डिप्टी गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर उपराज्यपाल से कहते हैं, डिप्टी गवर्नर अपॉइंटमेंट किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट्स में के अंडर में होती है यूनियन टेरिटरी, जो डिप्टी गवर्नर की वहाँ की शासन व्यवस्था को देखता है और प्रेसिडेंट है उसका पूरा पोजीशन, उसका राइट्स है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट और क्या देते हैं, तो ये जो फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं इनसे ऐसे स्पष्ट होता है कि आवर कंट्री इज ए फेडरल कंट्री और इंडिया है फेडरल कंट्री। तो इनसे हमको ऐसा लगता है कि हाँ हमारा भारत देश के अंदर ये फैक्टर ऐसे हैं जिससे इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाया जा सकता है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है उसका जो एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्लियरली प्रोवाइड किया गया है, बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और हमारे जो यूनियन टेरिटरीज है इसकी जो पावर्स है वे क्लियरली प्रोवाइड किया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पावर्स किस प्रकार से डिवाइडेड है और उनका रूलिंग किस प्रकार से होगा। दिस अरेंजमेंट कैन नॉट बी चेंज इजीली, ये जो अरेंजमेंट जो किया है किसका, पावर शेयरिंग का अमॉन्ग द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी, इसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। हालांकि दिस अरेंजमेंट कैन नॉट बी चेंज इजीली, इसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके लिए एक लॉन्ग प्रोसीजर होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन है। एनी चेंज टू इट हैज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एट लीस्ट टू थर्ड्स मेजॉरिटी। कह रहे कोई भी अगर चेंजिंग करना है, ये नहीं कि यूनियन गवर्नमेंट्स को पावर्स अधिक है, स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर्स कम है तो रातों रात यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से पावर छीन लेगी, ऐसा नहीं है। या यूनियन गवर्नमेंट्स के पास में जो कुछ पावर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स है वे अपने पावर से अधिक यूज करेगा, ऐसा नहीं है। तो अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना है, अगर पावर शेयरिंग में कुछ चेंजिंग करना है तो उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोसीजर दिया गया है, उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंट्स के अंदर कि जो हाउसेज है, टू हाउसेज, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा और जो राज्यसभा, जिसे हम अपर चैम्बर्स और जो लोअर चैम्बर्स है हमारे राज्यसभा और जो लोकसभा बने, जो टू हाउसेज है, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद एट लीस्ट 2/3 मेजोरिटी, उसके भी जो 2/3 2/3 कितने, जो 2/3 जो पॉपुलेशन है, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स, 2/3 मेंबर्स, 2/3 मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज मीन्स लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 जो पॉपुलेशन है उनकी सहायता से ही किसी भी पावर्स के लिए या कोई भी कानून का जो फॉर्मेशन किया जाएगा उनकी परमिशन, उसका डिस्कशन होना बहुत ही कंपलसरी है। विदाउट 2/3 मेजोरिटी के उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया कि अभी अगर यूनियन गवर्नमेंट ये चाहे कि किसी स्टेट गवर्नमेंट की या राजस्थान सरकार की पावर्स को मैं छीन लेती हूँ और रात में चेंज कर देती हूँ, ऐसा नहीं होगा। तब तक पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर 2/3 पॉपुलेशन मेजोरिटी ने जब तक उसके ऊपर अपने सिग्नेचर नहीं करते तब तक पावर्स को हम नहीं छीन सकते या नहीं उसको दे सकते। ऐसा हमको कुछ उसके लिए अपने एक प्रोसीजर के से हमको क्रॉसिंग करना होगा। विदाउट प्रोसीजर के हम ऐसा चेंज नहीं कर सकते। तो ये इतना इम्पोर्टेंट जो है एक प्रोसीजर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है।
जिससे कह सकते हैं कि हमारे इंडिया को ये फेडरल सिस्टम को बनाता है। नेक्स्ट, देन इट हैज टू रेटिफाइड, जब उसके बाद में उसको अगर हम रेटिफाइड करते हैं, उसको प्रोसीजर को लागू करते हैं, रेटिफाइड द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, और उसके बाद में टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के जो बोथ हाउसेज हैं लोकसभा राज्यसभा के द्वारा, जब 2/3 पॉपुलेशन के जो मेजोरिटी के द्वारा 2/3 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा जब उसमें सिग्नेचर कर दिया जाता है, तो उसके बाद में भी और दूसरी प्रोसीजर से क्या गुजरना पड़ता है कि देन इट हैज टू रेटिफाइड, उसको रेटिफाइड करने के लिए लेजिस्लेचर कानून बनाने के लिए क्या होता है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, जितने टोटल स्टेट्स हैं उसके आधे स्टेट की सहमति भी बहुत ही जरूरी है। जैसे इस समय अगर हमारे कंट्री में देखते हैं तो 28 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट है? 28 स्टेट है, क्योंकि पहले 29 स्टेट थे, लेकिन J&K जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको यानी कि यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो नाउ आवर कंट्री हैज द 28 स्टेट। तो अगर 28 स्टेट है तो इसके हाफ कितने हो गए? 14 स्टेट्स, जो 14 जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स की रेटिफाइज होनी चाहिए, उनकी सहमति भी होनी चाहिए। बिना 14 स्टेट्स की रिकमेंडेशन से हम किसी लेजिस्लेचर में चेंजिंग नहीं कर सकते, किसी कानून का निर्माण नहीं कर सकते। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि देन इट हैज टू द रेटिफाई द लेजिस्लेचर एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, टोटल स्टेट में से हाफ जो स्टेट्स हैं उसका भी रेटिफाई होना कंपल्सरी। तो ये जो फैक्टर्स हैं, इस फैक्टर से हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वे इंडिया को एक फेडरल कंट्री का निर्माण करते हैं। इन केस ऑफ द एनी डिस्प्यूट regarding the division of powers, the High Courts and the Supreme Court make a decision. अब देखिए, जैसे हमने जो फेडरलिज्म कंट्रीज की जो हमने फीचर्स को हमने लर्न किया था, डिस्कशन किया था, तो एक उसमें जुडिशरी था। जुडिशरी इज द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म कंट्री। तो फेडरेशन कंट्री की जो एक जुडिशरी है वे भी एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो उसी फीचर्स को अगर लेकर हम देखते हैं, इन केस ऑफ द एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग, अगर इन केस जैसे जो पावर शेयरिंग था या कोई से चेंजिंग करना था पावर्स में, अगर उसके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिविजन ऑफ पावर्स, अगर पावर्स के डिवीजन को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, आपस में मनमुटाव होता है, तो क्या होता है? द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक ए डिसीजन, क्योंकि हर स्टेट्स के अंदर एक हाई कोर्ट्स बना हुआ है। कुछ स्टेट ऐसे हैं कि 2 या 2 से अधिक, 2 and more than the merge the state and then the one single high courts, कि किसी ऐसे भी है कि 2 या 2 से अधिक स्टेट्स में बनाकर एक हाई कोर्ट बनाया है। फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब और हरियाणा है, उनका हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, ऐसे भी है। जैसे कुछ स्टेट ऐसे भी बड़े स्टेट हैं, जो बड़े स्टेट हैं वहां पर उसकी ब्रांच ही बनाई गई है, क्योंकि वहां पूरा एरिया नहीं करा हुआ होता। जैसे राजस्थान के जो हाई कोर्ट है, जो उसका जो हेड ऑफिस है जोधपुर है, लेकिन उसकी एक ब्रांच जयपुर में भी। तो ऐसे उसको क्या है, इसलिए बनाया गया ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो कह रहा है कि पावर, डिवीजन ऑफ द पावर, अगर डिवीजन ऑफ पावर में कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि भाई पावर्स किसी को अधिक दे दी, किसी को कम दे दिया, या उसको उसके मनमर्जी से पावर्स को उसे छीन लिया, तो क्या द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक ए डिसीजन। तो उस क्षेत्र में हाई कोर्ट का कानून का हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है वे उसमें डिस्प्यूट को
क्या करेगा, उसका डिस्प्यूट का सॉल्यूशन करेगा, और लास्ट में जो कानून का जो निर्माण किया जाएगा, द फाइनल डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेक ए डिसीजन। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, जो देश का सबसे श्रेष्ठ जो हमारा कोर्ट है, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन होगा, और वही उसका ही जो निर्णय है वो मान्य होगा। या तो हाई कोर्ट से कोई डिसीजन हो जाता है तो दी बेस्ट है, अगर हाई कोर्ट से भी कुछ लोग कुछ यानी स्टेट्स या जब उससे सेटिस्फाई नहीं होते, तो उस केस का जो डीलिंग है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को यानी कि फाइनल डिसीजन माना जाएगा। तो ये क्या है, ये एक जुडिशरी सिस्टम है। कैसा सिस्टम है ये जुडिशरी सिस्टम है कि जुडिशरी की जो फीचर्स है वे एक फेडरल कंट्री में होती है। नेक्स्ट, बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट have the power to raise resources by laying taxation in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them. Next बता रहे हैं कि ये क्या है, the बोथ यूनियन एंड स्टेट, दोनों यूनियन वन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट वन कोई स्टेट, जैसे यूनियन गवर्नमेंट्स जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और स्टेट फॉर एग्जांपल जैसे हरियाणा लेते हैं, एक हरियाणा स्टेट होगा और एक भारत सरकार होगा। तो बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर्स टू रेज रिसोर्सेज, कि जो एक यूनियन गवर्नमेंट्स और जो एक स्टेट गवर्नमेंट्स है उनकी अपनी अपनी सेपरेट पावर्स होती है, और उनके अपने अपने रिसोर्स भी होते हैं। रेज रिसोर्सेज बाय लेइंग टैक्सेशन इन ऑर्डर, और उनको टैक्स लगाने के अलग अलग अपने उससे उनका जुरिडिक्शन दिया गया है, उसका क्षेत्र दिया गया है। लेइंग टैक्सेशन इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट्स है, कि जैसे हरियाणा गवर्नमेंट्स की है, तो हरियाणा जो स्टेट की जो बाउंड्री है उसके अंदर ही अपने टैक्सेशन लगा सकती है। जो उसके आपके जो स्टेट लिस्ट के अंदर आपने जो सब्जेक्ट्स देखे थे, दैट इज कॉल्ड द इश्यूज, जो इश्यूज थे स्टेट लिस्ट में, तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट्स जो है मेकिंग ऑफ द लॉ और जो टैक्सेशन का यूज करती है। लेकिन जो यूनियन लिस्ट में थे उस पर यूनियन गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है वे उसके ऊपर पावर्स का यूज करेगी और टैक्सेशन यूज करेगी। द गवर्नमेंट द रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम, और जिसपे एक दूसरे उसके प्रति यानी कि उत्तरदायी होगी, असाइन टू ईच देम, जिसको कंसीडर करके उसको हो गया। तो ये कह सकते हैं कि इनका जो जुरिडिक्शन है, जो क्षेत्राधिकार है, वे भी एक यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका अपना जुरिडिक्शन भी सेपरेट होगा, उसके टैक्सेशन की जो क्षेत्र है वे भी अलग से होंगे, और उसकी जो पावर्स है यूज करने का वे भी अलग से होंगे। इस प्रकार से उसके जो रिसोर्सेज है, उस क्षेत्र में आने वाले जो नेचुरल रिसोर्स है, वे पावर्स है, उनके भी अलग अलग सेपरेट मिलेंगे, और सेंट्रल जो गवर्नमेंट्स है वे पावरफुल गवर्नमेंट्स होंगे। तो ये जो फैक्टर्स जो हमने डिस्कशन किया है, दीज फीचर्स आर शो द इंडिया मेक ए फेडरल कंट्री। तो ये फैक्टर्स को हम डिस्कशन करने से हम ये डिटरमाइन हो जाते हैं कि आवर कंट्री इज ए फेडरल कंट्री, कि हमारा भारत जो देश है एक संघीय देश है, एक संघात्मक देश है, क्योंकि फेडरल कंट्री के ये फीचर्स हमारे कंट्री में मिलते हैं। जो जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं फेडरल का वर्ड का डिस्कशन भी नहीं है, लेकिन हमारे ऐसे जो हिडन फीचर्स हैं जो छुपे हुए हैं, जिससे ये लगता है कि इंडिया को ये फेडरल कंट्री बनाता है। तो ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री 2 वीडियोज में। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझे कमेंट्स करना, सजेशन देना, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा।
और आप एंड स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। ओके, थैंक यू।